राकेश जी, ठीक है, विपक्ष के मुद्दों को जगह मिलनी चाहिए। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये चुनाव में ये मुद्दे लोगों के बीच ले जा रहे हैं। तो राजेंद्र कुमार जी बताइए, महंगाई लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है क्या? ये सही है कि देश में महंगाई है, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या चुनाव में लोगों के मन में ये मुद्दा नहीं है? नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल होगा। महंगाई का मुद्दा बहुत होता है और हर चुनाव में होता है। मगर अगर आप देखेंगे, महंगाई तो है, बढ़ रही है। क्या महंगाई इतनी ओवर डोमिनेटिंग कर लेगी कि दूसरे मुद्दे पीछे रह जाएंगे? ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आया कि महंगाई का अकेला मुद्दा जो है वो जो है बीजेपी को हरवा देगा, वो मुझे नजर नहीं आया। नहीं, अच्छा चलिए, मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूं, कोई एक व्यक्ति, गरीब आदमी, महंगाई से त्रस्त है, वो केवल इस मुद्दे पर ये मन बना ले मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, आपकी नजर से ऐसा नहीं होने जा रहा? देखिए, त्रस्त तो बहुत लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता। महंगाई भी बहुत बड़ी है, मगर जनता जो है कुछ चीजें तो समझती है, कुछ नहीं समझती है। इसमें जो है क्या है, देखिए कि महंगाई में भी क्या होता है कि महंगाई का जो मार जो है, आप बुरा मत मानना कोई भी, महंगाई की मार सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पे पड़ती है, क्योंकि जो छोटी मिडिल क्लास से जो नीचे के लोग हैं उनको काफी, अब जो जैसा सिस्टम आया अनाज का और ये और कई चीजों का, अनाज और दाल चावल, ये सब चीजें जो हैं, कुछ और बेनिफिट की ट्रांसफर, उससे कुछ हद तक उनका जो है, देखिए पेट भरने का कुछ इंतजाम हो जाता है। मगर मिडिल क्लास को जो है हर चीज पे टैक्स देना पड़ता है, हर चीज पे उसको पैसा बाहर अपनी जेब से निकालना पड़ता है, उसको मिडिल क्लास को थोड़ी मार पड़ती है। मगर मिडिल क्लास के लिए इतनी महंगाई अभी चलिए, अच्छा ठीक, चलिए अच्छा ठीक है। आप कह रहे हैं मतलब कि गरीबों को जो इन्होंने राशन वगैरह सब बांटा, उसका कुछ ना कुछ असर उनको उसका पड़ेगा। दूसरी, कोरोना की बात जो भी डॉक्टर अजीज साहब उठा रहे थे, कोरोना में जो हालात बने, जो देश ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे कई जनरेशंस में, वो लोग भूल गए, सब भूल गए। वो लोग भूल गए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उस वक्त, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था। नहीं, देखिए, कोरोना का कोई भूला नहीं है। और मैं बता दूं कि जिसके घर का, जिसका परिवारजन मना की मृत्यु हुई है, वो कभी भूलेगा नहीं कि उसको क्या क्या परेशानी हुई है। मगर कोरोना में भी एक चीज मैं बताऊं, पहली चीज तो ये आंकड़ों की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, अगर आप केरला के आप पिछले 60 दिन के आंकड़े देखोगे, उसमें एक सबसे बड़ी चीज आएगी कि 2 तारे लगाकर, एस्ट्रिक्स लगाकर लिखा जाता है नीचे कि इसमें से इतने आंकड़े अपील के बाद जोड़े गए हैं डेथ्स के। और केरला तो सबसे सीताराम येचूरी और इनके बहुत बड़े साथी हैं अजीज खान साहब की पार्टी के। बाकी और कांग्रेस, सब लोग केरला मॉडल की बात करते हैं। केरला मॉडल में जो असली आंकड़े थे वो बाद में जाते। एक जवाब डॉक्टर अजीज दे दें, फिर एक सवाल राजेंद्र जी के लिए मेरे पास और है। डॉक्टर अजीज, देखिए, राजेंद्र जी की बात जो ये कह रहे थे, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, ये सब केरला की बात कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं साहब ऑक्सीजन से मौत, इससे बड़ा झूठ कोई दुनिया में हो सकता है जो सदन में कहा जाए कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? बहुत शर्मनाक बयान है ये, मैं बताना चाह रहा हूं। उसके बाद कह रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। मैं कह रहा हूं इनके पास जो कोरोना से मौत हुई उसका आंकड़ा नहीं है, जो शहीद हुए किसान उसका आंकड़ा नहीं है। अब देखिए, ये आंकड़ा किस चीज का रखते हैं? आंकड़ा ये झूठ का रखते हैं, झूठ का आंकड़ा इनके पास है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो इनको शहीदों का आंकड़ा नहीं है इनके पास ऑक्सीजन से जो मौत हुई उसका आंकड़ा नहीं है, मुआवजा देना पड़ेगा। एक बात समझिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां भागेंगे, कहां छिपेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में 5 साल में नंगा नाच हुआ, उससे आप भाग पाएंगे? ये खाली एक किसी खास कौम के ऊपर नहीं हुआ है, हर धर्म, हर कौम, हर शख्स के ऊपर कहीं ना कहीं, हर शख्स कहीं ना कहीं पीड़ित है, परेशान है। अगड़ा पिछड़ा मध्यम सब परेशान है। बताइए, बेरोजगारी की क्या स्थिति है? आज आप गांव में जरा निकल करके देखिए, शहर में निकल के देखिए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों को घर में खाने को नहीं है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा, मैं तो अभी आज मैं मुख्यमंत्री जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 5 लाख तो हमने घोषित तौर पर लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है, एमएसएमई के जरिए, छोटे उद्योगों के जरिए करोड़ों लोगों को नौकरी हमने देने का काम किया। वो तो कह रहे थे कि किसानों की आय भी दुगनी हो चुकी है और दुगनी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुगनी हो चुकी है पिछले 5 साल में। सौरभ जी, झूठ बोलने की इम्तिहान होती है। आप बताइए, मनरेगा का क्या आंकड़ा है? मनरेगा में 5 साल पहले, आज बजट खत्म हो गया, वो मजदूर जो कोरोना काल में अपने गांव भाग करके आया था, उसके बाद गांव में भी काम नहीं है,
मनरेगा भी काम नहीं है। ठीक है। बताइए, बजट खत्म हो गया आपका। ठीक है, आपने काम क्या किया? समय कम रह गया, जवाब ले लूं आपकी बात का। राकेश त्रिपाठी, किसानों के लिए काम नहीं किया। राकेश त्रिपाठी। देखिए सौरभ जी, अभी डॉक्टर अजीत जी खान ने कहा कि यूपी में योगी सरकार में नंगा नाच हुआ है। नंगा नाच नहीं, समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में दंगा और नाच हुआ करता था। एक तरफ मुजफ्फरनगर का दंगा चल रहा होता था और एक तरफ सैफई में बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं का नाच चल रहा होता था, और अखिलेश यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। दंगाइयों को बुला करके सरकारी वायुयान से आपने मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाई या नहीं पिलाई, ये बताइए ना आप इंडिया टीवी पर। आज देश देख रहा है, अब बताइए आपने दंगाइयों को चाय पिलाई या नहीं पिलाई? आपने मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सैफई में महोत्सव होने दिया या नहीं होने दिया? लोग वहां कैंपों में रह रहे थे और आप सैफई में जाकर के नृत्य का आनंद ले रहे थे। दंगा और नाच हो रहा था सैफई में, उत्तर प्रदेश में। यही उत्तर प्रदेश की सच्चाई थी। क्या आपने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश कोर्ट से नहीं की थी? वह तो कोर्ट ने खारिज कर दी थी। क्या यह सच्चाई नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 600 सांप्रदायिक दंगे हुए? उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला बाकी नहीं था जहां कर्फ्यू ना लगा हो। सांप्रदायिक दंगों की यह स्थिति थी कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय पहले ही एडवांस कर्फ्यू लगाने की स्थिति हो जाती थी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज होता था। क्या यह सच नहीं है कि आपने साधु संतों पर भी लाठी चलाने का? ठीक है राकेश जी, क्या यह सच नहीं कि आपने उत्तर प्रदेश में? चलिए, आज हम आरोपों से ज्यादा, चूंकि आज हम एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, तो मैं इसीलिए उसमें ज्यादा स्पेस देना चाह रहा हूं। राजेंद्र जी के पास जा रहा हूं। इनके एनालिसिस में दो और बातें थी। राजेंद्र जी, आपने कहा कि जैसे कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट यादव वोट का होगा समाजवादी पार्टी के पीछे, ऐसे ही उसका काउंटर मोबिलाइजेशन भी होगा। ये उन सीटों के लिए, जैसे आपने उदाहरण के तौर पर बताया भी, कि जिन सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर भी बीजेपी जीत जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी उतनी नहीं है, वोटर उतना नहीं है, वहां यह पोलराइजेशन कैसे होगा, पहला। और दूसरा, आपने एनालिसिस में यह भी कहा है कि बसपा और कांग्रेस ये चुनाव में नहीं है, तो इनका जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर, वो तो चला जाएगा सपा के पीछे, हिंदू वोट आ जाएगा अक्सरियत में बीजेपी के पीछे। वो अगर नॉन बीजेपी वोटर है, हिंदू भी, तो वो इनके पास क्यों नहीं जाएगा, वो बीजेपी के पास क्यों आएगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब वोटर सबसे पहले ये देखता है कि उसने किसके वो पक्ष में और किसके वो पूर्ण तरह से विपक्ष में है। वोटर हमेशा एक चीज का और फैसला करता है कि भाई यार, ये आदमी तो नहीं जीतना चाहिए, ये भी देखता है वो, या ये पार्टी राज नहीं आना चाहिए। ऐसा भी है, और यूपी में ये चीज बहुत काम करेगी कि इस पार्टी का राज आना चाहिए या इस पार्टी का राज नहीं आना चाहिए। अब मैं अल्पसंख्यक जैसे हैं, अल्पसंख्यक किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि यूपी में बीजेपी का राज आए। तो अल्पसंख्यक, उनका एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को राज्य में नहीं आने देना है। और ऐसे ही जो है बहुसंख्यक लोग हैं, उसमें काफी लोगों का, मैं ये नहीं कहता सबका, काफी लोगों का ये है कि हमने जो है इनको नहीं आने देना है। अब उसमें एक और चीज भी हो जाती है कि आप एक चीज और देखिएगा कि जो देहात का जो गरीब है, ये एमबीसी जो है, मैंने अपनी उसमें लिखा भी है, जो एडिटोरियल में लिखा भी है, एमबीसी हैं और हैं शेड्यूल कास्ट हैं, उनमें काफी लोग जो हैं ये सोचते हैं कि उनकी प्रताड़ना जो है इस शासन में ज्यादा होती है। तो वो प्रताड़ना जो है, उनको जो सारी 5 साल अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाए जिसमें उनकी वो समझते हैं कि उनकी प्रताड़ना होगी, वो ऐसी गवर्नमेंट को नहीं आने देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।